थैंक यू सर। जी गौतम सर हमारे साथ हैं प्रभात यशी जी वीडियो ऑन करिए प्रभात। इसको मोबाइल को रोटेट कर दीजिए। हाँ ठीक है प्रभात जी, अब ठीक है। आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग सर। सर आ रही है आवाज? ठीक है, थोड़ा पास आ जाइए, आप नजर दूर नजर आ रहे हैं। अच्छा एक सेकंड सर। जी गौतम सर। सर अब मैं देख पा रहा हूँ? हाँ अब आप दिख रहे हैं गौतम सर। शुरू करें सर। हाँ हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या गुड नेम बताया आपने? सर प्रभात यशी। अच्छा प्रभात जी, आप जो है ना आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या की है? आपने एकेडमिक करियर कैसा रहा आपका? सर मैंने 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड से किया सर। 11th 12th में मेरे पास साइंस मैथ्स थी। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन किया है बीए। उसमें मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। सर उसके बाद मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री भी प्राप्त की है सर। गुड 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 गुड। अच्छा एक क्वेश्चन, आजकल जो है ना आज का दिन जो है ना वो जल दिवस है। इस पर अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए पूछना चाह रहा हूँ, आपको कितनी है देखें। ये सिंगापुर में जो है ना जल के जो है ना उसके लिए उन्होंने एक मिशन चला रखा है, जल को बचाने के लिए या जल का दुरुपयोग रोकने के लिए। उन्होंने उसके बारे में आपको पता है क्या क्या है वो? सॉरी सर, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए हम बाद में इसको डिस्कशन करेंगे। एक हंसा जीवराज का आपने सुना है, जो किस रूप में जो है इसको खासतौर से जाना जाता है? हंसा जीवराज, सॉरी सर, हाँ मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए, एक सारनाथ आपने नाम सुना है? सारनाथ जी सर। कहाँ पर है ये? जी सर सुना है सर। कहाँ पर है? सारनाथ बिहार में है सर, बिहार में है और यहाँ पे अशोक का स्तंभ है सर। बिहार में नहीं है, बिहार में नहीं है वो। सॉरी सर, उत्तर प्रदेश। हाँ, और उत्तर प्रदेश में है, और किसके पास है ये? सर ये तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए वो क्वेश्चन वो बिल्कुल उसके पास ही है वैसे। चलिए फिर मैं बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग। एक हड़प्पा में इन दिनों में क्वेश्चन आ रहा है, ये अभी आजकल भी आज भी था ये। हड़प्पा में एक नर्तकी मिला है, नर्तकी का जो है वो मिली है स्टैचू जी। तो वो जो है उसको लोग कुछ कह रहे हैं कि पार्वती की है, वाटेवर में भी जो भी है ये आप इसको पार्वती मानते हैं या इसको हम लोग पार्वती ना माने तब भी उसका जो हड़प्पा सभ्यता का आज की डेट में भारतीय सभ्यता पे कोई प्रभाव है क्या? इसको आप समझ रहे हैं क्या कुछ प्रभाव आजकल डेट का? सर बिल्कुल प्रभाव है हड़प्पा सभ्यता का हमारी सभ्यता पर। अभी जो प्रेजेंट हमारी संस्कृति है उस पर बिल्कुल प्रभाव है। और मेरा ऐसा मानना है कि उस मूर्ति को अगर पार्वती ना ही माना जाए तो मेरी नजर में बेहतर रहेगा। क्योंकि माता पार्वती की मूर्ति को यदि हम नाचते हुए दिखाते हैं या किसी मतलब थोड़ी बहुत भी अभद्र मुद्रा में दिखाते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। और जैसा कि कहा गया है, जैसा कि हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें मात्र देवी की पूजा होती थी। उसमें ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि पार्वती जी की ही पूजा होती थी। तो मेरे हिसाब से वो इसको पार्वती जी तो की इसलिए मूर्ति नहीं है मानना। ना कि उस लैंग्वेज को पढ़ा नहीं गया, इसलिए उसका उल्लेख तो खैर हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आप और दूसरे क्या जो हमारे आज की डेट में हमने एक्सेप्ट कर रखा है, वो कौन कौन सी जो है ना उसके हड़प्पा सभ्यता जो है ना विशेषताएं जो हमने आज एक्सेप्ट की हुई अभी तक भी? सर हड़प्पा सभ्यता की हमारी विशेषताएं जो हमने अभी एक्सेप्ट कर रखी हैं उसमें से एक तो ये है कि हड़प्पा भी नगर प्रधान सभ्यता थी और हमारी जो सभ्यता है आज वो भी एक नगरीय सभ्यता है। और सर हड़प्पा सभ्यता में जिस तरह से खेती बाड़ी होती थी सर, जिस तरह से ज्वेलरीज केवल पहनने का फैशन था। धार्मिक इम्पैक्ट बता दीजिए आप केवल। सर धार्मिक इम्पैक्ट ये है कि उस समय एक ईश्वर की पूजा होती थी सर हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में पशुपतिनाथ के पशुपति की पूजा होती थी सर। आज भी हम पशुपति के रूप में श्री शंकर भगवान को मानते हैं सर। तो इस तरह से वो ट्रेंड आज भी चला आ रहा है। और सर
कुछ बदलाव भी आया है सर, जैसे वैदिक काल में यज्ञ होना शुरू हो गया, जो कि हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता था। मूर्तियों लेकिन कोयला का कुंड मिला है वहां पर। जी सर। कोयला का कहाँ मिला है? कालीबंगा सर। तो वो जो है ना कोयला उसमें रखे हुए हैं, कुछ उसमें चिकनाइट के निशान मान रहे हैं कि कुछ ऐसा था। और वो जो है ना उसके घेरा भी बना हुआ है, तो लोग मानते हैं कि उसमें कुछ जो है ना आहुति वाहुति ऐसा कुछ करते थे, जिससे कि देवी जो है ना अग्निदेव की पूजा का जो है ना वो संकेत मानते हैं उसको। जी सर, इसमें वेस्टर्न जो विचारक हैं और जो भारतीय विचारक हैं उनके अलग अलग मत हैं सर, उनका कालखंड भी अलग है। जो हमारे भारतीय विचारक हैं सर, वो यही मानते हैं कि शुरू से ही हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही यज्ञ होता आ रहा है, लेकिन जो मैक्स मुलर और अन्य पाश्चात्य विद्वान है, वो वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग मानते हैं, और वो स्पष्ट रूप से नकारते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में यज्ञ होता था। वो हाँ, हड़प्पा सभ्यता को बेल पूजा भी आज की डेट में, जैसे हमारे बेल पूजा जो है ना ये दिवाली के बाद होती है, वो आज की डेट में है। चलिए ठीक है। जी सर। एक क्वेश्चन आपसे जो है ना वो साम दाम दंड भेद की नीति का सबसे पहले जो है किसने जो है ना की थी? सर मेरे ख्याल से चाणक्य ने सर। एलन ह्यूम ने जो कांग्रेस की स्थापना की थी, उसके पीछे मकसद क्या था? सर एक तरह से ये सेफ्टी वॉल्व था सर, जिससे कि जो भारतीयों में जो गुस्से की भावना है, जो अंग्रेजी शासन के प्रति जो विरोध की भावना है, वो धीरे धीरे करके निकलती रहे, जैसे कि एक सेफ्टी वॉल्व कुकर के में से धीरे धीरे गैस निकलती रहती है, जिससे ये एकदम से बर्स्ट ना हो, तो उनको एक विरोध प्रदर्शन का शांतिपूर्ण मौका मिलता रहे। एक क्वेश्चन आपका बहुत जनरल क्वेश्चन है। आपको एसडीएम लगा जो है ना नगर निगम में सीईओ लगा दिया जाता है। जी सर। हेलो। जी सीईओ सर लगा बोलिए। दिया जाता है, तो नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए आपको सरकार कहती है कि आपको इसको स्मार्ट सिटी में या किसी में शामिल करेंगे, तो आप उसकी आय बढ़ाकर हमें बताइए, तो आप किस तरह से उसकी आय बढ़ाएंगे नगर निगम की? सर नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो अजमेर, जैसे सर मैं अजमेर सिटी से रिलेट करके इसको बताना चाहूंगा कि सर अजमेर सिटी के जो पर्यटन स्थल हैं सर, वो वहां पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर दिया जाता है, तो यहाँ पे और पर्यटक आएंगे और नगर निगम को अच्छे राजस्व की प्राप्ति हो सकती है सर। तो पहला स्टेप तो मैं ये लेना चाहूंगा। दूसरा सर मैं ये करना चाहूंगा कि सॉरी सर, अभी मैं यही सोच पा रहा हूँ। चलो बाद में डिस्कशन में बताएंगे आपको। जी सर। जी सर। ठीक है सर। जी राजेश सर। जी प्रभात जी, सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक है। आप बताइए, एलडीसी जो अभी आप जिस पद पर स्थापित है, जी सर। उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। जी सर। क्या सर नाम चेंज? जूनियर असिस्टेंट। अच्छा, कब किया गया है नाम परिवर्तन? सर ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता सर। अच्छा, किस विभाग में हैं आप? सर मैं शिक्षा विभाग में हूँ। अच्छा, तो आज के इंटरव्यू में शिक्षा नीति से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे। पहला प्रश्न तो आप ये बताइए, शिक्षा का अधिकार कब प्राप्त हुआ भारत के बच्चों को? सर जो 86वां संविधान संशोधन था सर, 2002 में आया था, उसके तहत ये विधेयक लाया गया सर, संसद में। और सर 2005 में इसको पूरी मंजूरी मिली, और सर सन 2009 में ये शिक्षा के अधिकार के रूप में हमें प्राप्त हो गया, जो अनुच्छेद 21A में वर्णित है। अच्छा, ये नई शिक्षा नीति में और पुरानी शिक्षा नीति में आप अंतर बता पाएंगे? जी सर, प्रयास करता हूँ। जी। सर पुरानी शिक्षा नीति में जो शिक्षा का अधिकार था वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए दिया गया था, लेकिन अभी जो शिक्षा का अधिकार है उसको 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सर इसमें कुछ बेसिक चेंजेस ये भी किए गए हैं सर, कि जैसे जो सब सब्जेक्ट चूज करने का सिस्टम है सर, उसको काफी फ्री कर दिया गया है सर। आप किसी भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स मिक्स एंड मैच करके चूज कर सकते हैं सर। जैसे जरूरी नहीं है कि आपको अगर साइंस लेनी है तो साइंस के साथ मैथ्स और फिजिक्स ही लेनी, फिजिक्स के साथ मैथ्स और केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी। आप चाहें तो इसमें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं सर। दूसरी इसमें एक चेंज ये किया गया स्कूली शिक्षा में कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है सर। और सर एक बड़ा अंतर यह है कि सर इस बार
6% हमारा जो जीडीपी है उसका 6% शिक्षा पर खर्च करने का ठीक है, जो है वेरी गुड। वो रखा गया है। आपके पास और सर ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट, जी ठीक है, जी सर, आगे अगला प्रश्न है मेरा। ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी रहा है आपके पास, तो मैं आपसे जी थोड़ा सर, अभी करंट में जो भौगोलिक घटनाएं हो रही है उनके बारे में पूछना चाहूंगा। कल देखिए जैसे आंधी आई थी और आज बारिश, तो इसके जी पीछे क्या कारण हो सकते हैं, आप बताएंगे? सर। इसमें मैं सर एक इंटेलिजेंट गेस कर सकता हूँ सर कि आंधी आई थी, इसकी वजह से सर जो बादल हैं, जो जिनमें वाष्प है सर, तो वो डिस्प्लेस होकर के और उस एरिया तक पहुंच गए होंगे जहां पर बारिश होनी होगी, तो सर इस वजह से बारिश हुई होगी। अच्छा, श्योर हैं आप? नहीं सर, श्योर नहीं हूँ सर, मैंने सिर्फ एक गेस किया है सर इसमें। या आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है तो आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए इस चीज का। चलिए, सॉरी अभी सर। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है अभी? सर 8848 मीटर्स एंड प्लस कुछ सेंटीमीटर्स अभी ऐड किए गए हैं सर। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, ये तो पुराना डेटा तो सबको पता है, जो नया इसमें चेंज हुआ है वो जानना चाह रहा था मैं। सर उसमें सर 2 सेंटीमीटर्स ऐड किए हैं सर। नहीं, श- गलत है आपका उत्तर। सॉरी चलिए, सर। अभी अभी बात करते हैं बाद में। एक नया कॉन्टिनेंट बनता जा रहा है अभी, बनना शुरू हो गया है। आप बताएंगे कहाँ पर बन रहा है वो नया कॉन्टिनेंट? सर एक तो मेरे पढ़ने में आया है कि जो प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो रहा है जापान सी के पास, उसके कारण एक नया कॉन्टिनेंट अस्तित्व में आ रहा है जो केवल प्लास्टिक के कचरे से बना हुआ है। अच्छा, और ज्योग्राफिकली अपन बात करें तो? सर जोग्राफिकली आई एम सॉरी सर, ये मेरी जानकारी नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन आज के इंटरव्यू बोर्ड में था, भारत का जो संविधान है वो कौन कौन से देशों से लिया गया है? नाम बता दीजिए देशों का बस। सर भारत का संविधान, सर यूएसए, रशिया, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। चलिए, जापान आपने वर्ड बोला क्या? जापान नहीं सर, जापान नहीं बोला। और ब्रिटेन? सर ब्रिटेन, ब्रिटेन मिस हो गया सर, हाँ ब्रिटेन तो है ही सर। ब्रिटेन और जापान दोनों, ठीक है। जी सर। चलिए, एक क्वेश्चन था, फासीवाद और नाजीवाद में अंतर पूछा है। सर नाजीवाद जर्मनी में जो एक पॉलिटिकल सिस्टम का उदय हुआ उसका नाम था, और फासीवाद का उदय इटली में हुआ। सर नाजीवाद का जो मेन, जो जिसको लीडर माना जाता है वो हिटलर था सर, और जो फासीवाद का मेन लीडर था वो बेनिटो मुसोलिनी था। सर नाजीवाद का उदय लोकतांत्रिक तरीके से हुआ था सर। हिटलर जो है वो इलेक्शन के थ्रू ही पावर में आया था, उसके बाद उसने पावर सीज की, लेकिन सर बेनिटो मुसोलिनी एक रिवॉल्यूशन के थ्रू पावर में आया था सर। और उसके द्वारा जो संसद बनाई गई थी जिसको कि फैसिस्ट संसद कहते थे, वो सब उसी के लोग थे, और एक तरह से वो पूरा डिक्टेटर था। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। जी प्रभात जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपकी हॉबी से शुरू करते हैं, क्या हॉबी है आपकी? सर मेरी हॉबी है क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी से रिलेटेड ऑडियो बुक्स सुनना। ओके, क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स? सर क्वांटम मैकेनिक्स एक साइंस है जो 1920s में अस्तित्व में आया सर, जो बहुत स्मॉल स्केल की हमारी फिजिक्स है, पार्टिकल लेवल की, सब एटॉमिक लेवल पे जो फिजिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स से निर्धारित होती है। सर ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स पे बेस्ड है, और इसमें हम प्रोबेबिलिटी के अनुसार पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसको डिफाइन करते हैं। ओके, ये जो आपने कहा ऑडियो बुक्स, तो जी कुछ बुक्स का नाम बताइए ऑडियो बुक्स का। सर, जैसे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग, A Brief Answers to the Big Questions by Stephen Hawking, A Grand Design by Stephen Hawking, The God Delusion by Sir Christopher Hitchens, और Physics of the Impossible by Michio Kaku,
ये सब हैं सर जो मैंने करंटली पढ़ रहा हूँ। हिंदी ऑडियो बुक भी सुनते हैं कभी? सॉरी सर, हिंदी ऑडियो बुक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं मतलब स्टीफन हॉकिंस आपके फेवरेट है? है। जी सर। अच्छा, उनको कौन सी बीमारी थी स्टीफन हॉकिंस को? सर उनको ALS थी, जिसको कि मोटर न्यूरॉन डिजीज या फिर ल्यू गेरिक्स डिजीज भी कहते हैं। ओके, क्या होता है उसमें? सर उसमें जो हमारे मसल के सेल्स हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। एक तरह से ये काफी सिमिलर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के एडवांस स्टेजेस सर ये तो धीरे धीरे पूरे शरीर को लकवा मारता जाता है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो अच्छी तरह से कार्य करता है और इसमें सर्टेन डेथ हो जाती है, लेकिन कुछ ईश्वर की कृपा रही कि स्टीफन हॉकिंग काफी वर्षों तक जीवित रह पाए। ओके, वो एक मशीन के थ्रू वर्क करते थे ब्रेन से जी अटैच, सर। वो क्या था? सर उस मशीन का नाम तो मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, लेकिन उनकी एक फिंगर चलती थी और अच्छा, उस फिंगर के मूवमेंट के द्वारा वो जो जेस्चर्स करते थे तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेती थी और वो वोकल वे में उसको बताती थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और वो पूरे टाइम व्हील चेयर पे रहते थे और अपनी एक फिंगर के मूवमेंट से वो बताते थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, ये प्रस्तावना आपको पूछा गया आज इंटरव्यू में कि प्रस्तावना सुनाए, आपको जी प्रस्तावना सर। जी सर, हिंदी इंग्लिश, हिंदी में सुनाऊं सर इंग्लिश में? आप जिसमें प्रेफर करें। सर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, थैंक यू इसमें सर। आया मिति, मिति का क्या अर्थ होता है? सर ये मेरे ख्याल से जो शक संवत की तिथि है उसके उसके लिए मेंशन हुआ होगा सर, लेकिन एग्जैक्टली मैं नहीं जानता। ओके। अच्छा, इसमें एक वर्ड और आया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जी क्या डिफरेंस है दोनों में? सर, लोकतंत्र एक ऐसी, लोकतंत्र का सर इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो डेमोक्रेसी और गणराज्य का ट्रांसलेशन है सर रिपब्लिक। सर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में ये अंतर है कि डेमोक्रेसी की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये आती है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों द्वारा चुनाव किया जाए सरकार का, लेकिन सर रिपब्लिक की डेफिनेशन में बस थोड़ा सा अंतर है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड हो। क्या डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिकन दोनों साथ होना जरूरी है या बिना रिपब्लिक के भी डेमोक्रेसी हो सकती है? सर बिना रिपब्लिक के भी डेमोक्रेसी हो सकती है सर। जैसे उदाहरण दीजिए। सर जैसे कि ब्रिटेन में है। ओके, वहाँ रिपब्लिक मतलब गणतंत्र नहीं है वहाँ? नहीं सर, वहाँ गणतंत्र नहीं है। क्यों? सर क्योंकि वहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्वीन है और उनको किसी भी तरह से इलेक्ट नहीं किया जाता है, वो उनका जन्म से अधिकार है वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट। ओके, गुड। अच्छा, ये बताएं कि निवारक निरोध कानून क्या होते हैं, डिटेंशन लॉ? सर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कानून है उसके तहत किसी भी व्यक्ति को इस बिना पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वो संभावित रूप से कोई गैर कानूनी काम कर सकता है जिससे देश की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। अभी कौन सा प्रिवेंटिव लागू है? सॉरी सर, इस विषय में मुझे अभी जानकारी नहीं है। ओके। अच्छा, ये एक शब्द है शक्ति और सत्ता, जी सर। पावर एंड अथॉरिटी, क्या डिफरेंस है इसमें? सर शक्ति जो है वो तो कार्य करने की क्षमता है, सीधे सीधे किसी भी तरह के कार्य को करने की जो क्षमता है वो शक्ति है। सर सत्ता एक तरह की अथॉरिटी है सर जो हमें प्राप्त होती है कुछ लिखित कानूनों से। और सर प्लीज तीसरा शब्द आपने क्या पूछा था सर? ये दो ही पूछे मैंने, शक्ति और सत्ता। सर सत्ता हमें किसी
लिखित दस्तावेज किसी कानून के द्वारा प्राप्त होती है। ओके, कब है इंटरव्यू आपका? सर 16 अप्रैल। 16 को है। ओके ओके, ठीक है जी। गौतम सर। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ प्रभात जी, आपसे एक क्वेश्चन किया था हमने सबसे पहले डिस्कशन में कि जल संकट का सिंगापुर ने जो है ना किस तरह से सॉल्यूशन निकाला है। वहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, तो वहां पर क्या किया है उन्होंने, जितना भी ड्रेन वाटर होता है ना, ड्रेनेज का, उसको फिल्टर कर दिया है टोटल पानी को। कहीं भी वहां पर जो है ना वेस्ट वाटर का उपयोग, हर 100% वेस्ट वाटर का उपयोग हो रहा है। और वो जी सर। वेस्ट वाटर, वो जो बोरिंग से निकालते हैं या वो दूसरा जो पानी है, वो तो जो है ना पीने के काम आता है वहां पर। और वेस्ट वाटर को वो जो है ना आपके गार्डन्स के लिए, नहाने के लिए, बाथरूम के लिए, उनके जो है ना यूज के लिए उन्होंने यूज, मतलब उसको उपयोग करना है वो लोग। तो इस तरह से पानी का वहाँ बिल्कुल भी लीकेज नहीं है या वहां पर दुरुपयोग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जो है मिशन उन्होंने चलाया, वहां पर कोई भी पानी वेस्ट नहीं करता। मतलब एक पहला क्वेश्चन जी था, सर। ये सिंगापुर में ऐसा हुआ है। दूसरा, मैंने आपसे ये हंसा जीवराज के बारे में पूछा था। वो उसने जो है ना एक शब्द यूज किया था पहले, जो है ना वो मानवाधिकार आयोग की जब चल रही थी यूएनओ में, तब उसमें पुरुष शब्द के स्थान पर उन्होंने जो है ना हम मनुष्य, मानवाधिकार आयोग की जो है ना ये चर्चा में पुरुष शब्द लिखा। हम सब जो है ना पुरुष, जो है ना ये पुरुष की जगह उन्होंने इसको चेंज करवाया था, हम सब मनुष्य मिलकर। और ये इस तरह का अधिकार, मानव अधिकार जो है ना उसमें ऐड करवाया था। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है उसके लिए। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने, सारनाथ कहाँ है? ये सारनाथ बनारस के पास, ये बिल्कुल बनारस से यूं जी कह सर। सकते हैं मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। और उसमें वहाँ एक म्यूजियम है बनारस का, जो है ना सारनाथ का जो म्यूजियम है, उसी सारनाथ म्यूजियम में जो है ना ये अशोक स्तंभ, शीर्ष स्तंभ उसमें सुरक्षित है आज भी। उसकी बहुत जी टाइट सर। सिक्योरिटी है वहां पर। ये सारनाथ स्तंभ जो है उसमें वहां की म्यूजियम में रखा हुआ है। एक हड़प्पा जी सर। नर्तकी के बारे में आपने बताया था, ऑलमोस्ट जो है वो सारे जवाब आपका सही था। एंड आपने प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा किया था। साम दाम दंड भेद के बारे में आपने चाणक्य का अर्थशास्त्र का ही है ये। एलन ह्यूम का भी आपका जवाब सही था। और एक नगर निगम में आपने जो ये क्वेश्चन किया था, मैंने पूछा था कि आप किस तरह से उसके फंड्स को जनरेट करेंगे। आपने ज्यादा जो है ना उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाए। एक तो यूडी टैक्स मिलता है इसमें, नगर निगम में यूडी टैक्स का राजस्थान जी। सरकार ने कुछ वर्षों पहले यूडी टैक्स का प्रावधान किया था। मोस्ट प्रोबेबली ये 10 साल हो गए होंगे, 8 साल से, ऐसा 10-12 साल हो गए तब से जो है ना ये यूडी टैक्स लिया जा रहा है। तो उसको आप कलेक्शन के लिए आप पुरजोर कोशिश करेंगे ताकि आपके फंड्स जनरेट हो सके। और आपको क्या होता है कि कोई भी मिशन में आपको, जैसे आपको स्मार्ट सिटी में शामिल कराना है, तो भारत सरकार की ये जो है ना एक कंपल्सरी जो है ना वो उसका पैरामीटर्स है कि आप इतना जनरेट आप अपने लेवल पर जो है ना जनरेट कीजिए। इतना फंड्स आप अपने लेवल पर जनरेट करेंगे तो हम फिर इतना पैसा आपको देंगे। फॉलो कर रहे हो ना मेरी पॉइंट को? जी सर। कि जी आपने सर। जैसे 30% भारत सरकार ने कहा कि 30% आप जो है जनरेट कर दिए, तो 70% आपकी जो योजनाएं होगी वहां की, सीवरेज लाइन की या रोड्स की, वाट एवर में भी आप स्मार्ट सिटी बनाने की, वो सारी योजनाओं पर पैसा 70% वो देगी। तो उसमें जो है ना आपको थोड़ा सा याद देखना पड़ेगा। और एक जो है ना यूडी टैक्स के अलावा वहां पर जैसे आपके प्लॉट्स हैं या जो भी है, उनको ऑक्शन करेंगे और उससे पैसा जनरेट करेंगे। तो ये जो है उसमें मतलब आपको देखना पड़ेगा। इस तरह से आप कहीं भी अगर आपको चीफ एग्जीक्यूटिव लगाया जाता है तो उसके बाद में आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी है। एंड जी एक सर। क्वेश्चन आपको और किया था कि मैंने शायद, कि आपको शायद इतना ही हुआ था है। जी सर। चलिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है एंड आई विश फॉर द बेस्ट एंड यू आर डूइंग थैंक यू गुड। सर। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। जी राजेश सर। जी प्रभात जी, देखिए आपका जो ज्योग्राफी से जो प्रश्न थे उनमें थोड़ा सा
उत्तर गलत थे, जैसे माउंट एवरेस्ट का भी चर्चा में था। तो 0.86 अभी चेंज हुआ है। ओके सर। और एक जीलैंडिया नाम का एक नया कॉन्टिनेंट बन रहा है, वो आप ध्यान रखें। जी सर। एक मैं आपको क्वेश्चन किया था कि अभी आंधी और ये जो बारिश हुई है उसके पीछे क्या कारण है, तो आपको पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस नाम बताना था। जी सर। पश्चिमी विक्षोभों की वजह से ये होती है। और ठीक है सर। एक आपसे मैंने पूछा था एलडीसी का नाम चेंज कब किया गया, पदनाम कब चेंज किया गया, तो ये 2018 में इसका कनिष्ठ सहायक नाम किया गया, पहले कनिष्ठ लिपिक बोला जाता। जी सर। ये 2-3 चीजें हैं, बाकी आपकी भाषा शैली, शब्द चयन बहुत अच्छा लगा मुझे। एक संतुलित शब्दों में आप उत्तर देते हैं और वाक्य बिल्कुल ऐसे उचित शब्द यूज करते हैं, तो वाक्य भी आपके मतलब अच्छे लगते हैं ऐसे सुनने में। जो भाषा है आपकी बिल्कुल, आपके Thank you, वैसे इंग्लिश लिटरेचर रहा है लेकिन हिंदी पे आपकी कमांड अच्छी है, ये मैं बोलना चाह रहा था। और बिल्कुल आप जो 2-3 चीजें बताई उनके अलावा आपका आत्मविश्वास, बिल्कुल धैर्य, ठीक है, सब कुछ ठीक लगा मुझे। तो थोड़ा सा ये अपडेट कर लीजिए ज्योग्राफी से रिलेटेड या जो आपकी पद है अभी का उससे रिलेटेड। एक मैंने अजमेर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था आपसे, और आज सर। की उस इंटरव्यू में पूछा अजमेर के बारे में, ठीक है। तो अजमेर के बारे में आप जो भी जानते हैं उसकी एक थोड़ा सा, आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो आपको क्या बोलना होगा या क्या बोलना है वो पहले से तैयार करके जाए, जी ठीक है। सर। ओके, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ओके। जी प्रभात जी, काफी अच्छे उत्तर दिए हैं आपने, पॉलिटी से संबंधित थे जो, और एक थोड़ा सा एथिक्स और मैनेजमेंट को भी पढ़ के जाएं, जो शक्ति सत्ता एक सामान्य प्रश्न है ये, तो जी सर। इसमें आप इसको तैयार करके जाएं। जो मेंस में आपने जो पढ़ा है, मैनेजमेंट, पब्लिक एड, एथिक्स, ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं इनको तैयार करके रखें, कई बार जी कुछ सर। पोर्शन से आ ही जाता है। और एक प्रिवेंटिव लॉ का आपने आंसर दिया था, अच्छा आंसर है, पर अभी इन दिनों जो लागू है वो रासू का है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। वो ओके सर। प्रिवेंटिव लॉ है जो अपराध करने से पहले ही संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तो इसकी थोड़ी डिटेल जानकारी आप रखें। एक कोफेपोसा है, तो लगभग 3 प्रिवेंटिव लॉज अभी लागू है, तो इनको जी सर। डिटेल में तैयार करें। बाकी प्रस्तावना आपको अच्छा याद है, और संभावना बनती है कि आप में से किसी को भी जाते ही ये पूछ लिया जाए कि आप प्रस्तावना बोलिए। तो जी सर। अच्छा है उत्तर आपका, और जो राजेश सर ने कहा मैं सहमत हूँ, अच्छे उत्तर दे रहे हैं आप, और ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं, और थैंक यू सर। टॉक में और बढ़िया तैयारी के साथ उपस्थित हुई। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।